देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। इंशाअल्लाह हम और भी मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान को ये हमारे ज़रूरी नहीं है, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। हर दौलत जो दुनिया में किसी मुल्क के पास हो सकती है वो पाकिस्तान के पास है। तो हम हर चीज़ को संभाल सकते हैं। सिर्फ वो अरबी में कहते हैं मुख माफी, दिमाग की कुछ कमी है। अगर हम आप में बैठें, आपस में बैठ के सोचें तो कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। और पावर में क्या है? पावर में आपकी खिदमत करना है, आवाम की खिदमत करना है। तो खिदमत करने में भी हमारी जंग है। भाई आपस में बैठो, बात करो, एक पॉइंट पे आओ। नहीं आ सकते उस पॉइंट पे तो विड्रॉ कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान में एक तरफ तो सऊदी अरब की मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी के मामले पर वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के इस वक्त उसको लीड कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये वफ्द मौजूद है। तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली के अंदर आज आसफा भुट्टो ने बतौर रुकन कौमी असम्बली हल्फ भी उठा लिया है। दूसरी जानिब PTI ने इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया है। साथ ही साथ जहां चैलेंज किया है वहीं पर तोशा खाना का जो हार बेचने पर मामला है, यानी कि जिस पर सजा हुई, वो आज भी हमारे पास है। तर्जुमान बुशरा बीबी का आज दावा सामने आया है, यानी कि मशाल यूसुफजई ने इस बारे में कहा है कि हार तोहफे में मिला तो मिलिट्री सेक्रेटरी बनी गाला लाया, हार तोशाखाने में जमा होने के बाद कीमत देकर ही हासिल किया गया। तो एक तरफ जी ये मामला और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कोशिशों में सर जोड़ तोड़ लगी हुई है कि किसी तरह से सरमायाकारी पाकिस्तान में आ जाए और माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन क्या माशी सूरत हाल बेहतर होगी? क्योंकि आज ही ये बात भी सामने आ रही है कि पेट्रोल की मजीद नई कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अब से 2-3 रोज़ कबल जो पेट्रोल की मजीद कीमतें बढ़ाई गई, उसके बाद ही मार्केट में एक बहुत भूचाल है, एक हिजान की सी सूरत हाल है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि गरीब मुतवस्सित तबके से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके ऊपर ये एक बोझ, जो कि एक बड़ा बोझ एक बड़े चंक में सामने आता है, वो हर तरफ महंगाई का सुनामी लेकर आता है। तो जो 3 दिन पहले का सुनामी है वो नहीं थम पाया है। तो आज अगर कीमतें बढ़ जाती हैं मजीद पेट्रोल की तो फिर क्या होगा? इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो है वो खासे जो है एक्टिव नज़र आए आज। और आज जो है वज़ीर आज़म ने एक इजलास भी किया जिसमें महंगे तेल पर चलने वाली बिजली के मंसूबों को काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकिल करने के हवाले से ये बात की गई है। और वज़ीर आज़म ने वक्त की ज़रूरत करार दिया है इस बात को। बिजली की तरसील की इस्तेदाद में इजाफा नागुज़ीर है, ये भी कहा गया है। साथ ही पावर सेक्टर के इस रिव्यू में ख़ास तौर पे आज इस बारे में भी बात हुई है कि बिजली के ऊपर भी जी कीमतें बढ़ाई जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो ये दोनों मामलात ऐसे हैं कि अगर इस पर मज़ीद भी कीमतें बढ़ती हैं तो फिर सवाल यही उठेगा कि आखिरकार जो गरीब मुतवस्सित तबके से आदमी ताल्लुक़ रखता है या एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? क्या आप सैलरी वेजेस बढ़ा रहे हैं? क्या कोई शेक ला रहे हैं? इस हवाले से भी क्या पार्लियामान में आप इस पर बात करेंगे? तो दूसरी जानिब अभी आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब का शॉट सुना। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन इस्लामाबाद के जो बाबू बैठे हैं वो पाकिस्तान को पनप नहीं दे रहा है। ये इशारा किसकी तरफ था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये किसको वो जो है पॉइंट आउट कर रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। साथ ही जी मंजूर वसान साहब ने एक तरफ जी पेशन गोई की है कि बहुत से लोग जेल जाएंगे और कुछ बाहर आएंगे। तो ये जेल जाने वाले कौन हैं और बाहर आने वाले कौन हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वो कुछ
तनकीद अपनी हुकूमतों की तरफ कर रहे हैं और क्या वो अपोजिशन के लोगों के बाहर आने की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जी सदर मुमलिकत तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि बोल ही चुके हैं, साथ ही साथ जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कुछ सियासतदान ज़ाती अना के लिए मुल्क के साथ खेलना और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब ये किसकी बात हो रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उमर अयूब कहते हैं कि 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, जबकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बदकिस्मती से ये भुट्टो के नज़रियात फॉलो करना भूल गए हैं पीपल्स पार्टी को। आज भी जब आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने जो है हलफ उठाया पार्लियामान के अंदर, तो उस वक्त भी एक शोर शराबे की फ़ज़ा बुलंद हो गई और अपोजिशन की जानिब से जी शोर शराबा नज़र आ रहा था, धूम धड़क्का बहुत ज़्यादा हो रहा था और पीपल्स पार्टी के तमाम वहाँ पे जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो खुशी में डेस्क बजा रहे थे, तो अपोजिशन एहतजाज कर रही थी इसके ऊपर भी। तो आज आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने भी जी फाइनली हलफ उठा लिया है और एक और सीट पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में मिल चुकी है। तो ये नशिस्तें बढ़ने और कम होने का सिलसिला ताहाल जारी है। हालांकि इलेक्शंस आप देखिए हमारे इस मुल्क की क्या बदकिस्मती है कि इलेक्शंस हुए थे फरवरी में और 8 फरवरी से लेकर आज क्या तारीख है जी, 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल हो गई है, यानी कि तकरीबन 2 महीने से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी भी ऊपर और नीचे हो रहे हैं। कहीं सीट कम होती है, किसी को मिलती भी, कहीं किसी सीट ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं पे जो है नोटिफिकेशंस हो रहे हैं, कहीं अभी तक ओथ सेरेमनीज चल रही हैं। तो ये इस वक्त सिलसिला जारी है और कब तक जारी रहेगा फाइनल इलेक्शंस, कब तक जो है लोग अपने हल्फ उठाएंगे और नोटिफिकेशंस होंगे या फिर उनसे वापस ले ली जाएगी सीट, ये बहुत बड़ा सवाल है। सेनेट के अंदर भी आपने देखा चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो चुके हैं, गिलानी साहब भी। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और बड़ी पाकिस्तान में इसी तरह की जान की सूरत हाल सियासत में बनी रहती है, कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं कि हर नया दिन जो है वो सियासत में एक नई चैप्टर को, एक नए बाब को जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है और साथ ही कुछ नई चीज़ें, कई नए प्रेसिडेंट्स भी सेट करता है। तो इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ जी सबसे पहले मौजूद होंगे शौकत बसरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ सहर कामरान साहिबा हैं, सेंटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ सरदार अब्दुर्रहमान साहब हैं खीतरान साहब मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले शौकत बसरा साहब की तरफ जाऊँगी। शौकत बसरा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शौकत बसरा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी शौकत बसरा साहब, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट इस हवाले से नज़र आती है कि जिस बात पे चर्चा था, जिस बात पे कोर्ट्स में चर्चा था, जिस बात पे सज़ा हुई, जो मामला बना सारा, उस पर बुशरा बीबी की तर्जुमान जो है आज मिशाल यूसुफजई, वो कहती हैं कि जो हार तोहफे में मिला था, जिस पर तोशाखाना में जिस पर सज़ा हुई है, वो आज भी बुशरा बीबी के पास है। वो कह रही हैं वो हमारे पास है और मिलिट्री सेक्रेटरी वो लेकर आए बनी गाला, तो हार तोशाखाना में जमा होने के बाद कीमत देकर हासिल किया गया। तो ये बात जिस वक्त सजा हो रही थी और कोर्ट में केस चल रहा था, वहां पे क्यों नहीं प्रूवन हुआ जो आज ये बात बतानी पड़ रही है? रिदा, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने इंट्रो में कहा जी कि बसान साहब ने कहा है कि बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में कुछ जेलों में होंगे और जो जेलों में होंगे वो बाहर होंगे। उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो लोग जेलों में होने चाहिए वो कोई जाली सदर है, कुछ जाली वजीर आजम है, कुछ जाली वजीर आला है। ये तमाम के तमाम फार्म 47 की पैदावार हैं। जितना बड़ा मुजरम, जितना बड़ा मुल्जम पाकिस्तान में उतने बड़े ओहदे पे बैठा है और इन तमाम को मैं तो बतौर एक सियासी कारकुन, अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अगर वाकई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो और वो तमाम लोगों को एक कानून की नजर में देखें और आइन की नजर में देखें, तो ये सब लोग जेलों के अंदर होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। और जहां तक आपने बात की केस के हवाले से, देखिए रिदा, गुजारिश ये है, पाकिस्तान में जंगल का कानून है, ना कोई आइन है ना कानून है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। 1.5 साल से आप देख लीजिए कि जिस तरह कानून आइन को मजबूत बनाया गया है और अदालतें उनकी सहूलतकार के तौर पे काम कर रही हैं, तो उसके नतीजे में यही होगा ना। आखिरी हफ्ते के अंदर जब हम लोग इलेक्शन में जा रहे थे, जिस तरह इंसाफ का कत्ल हुआ, बल्कि इंसाफ का गला घोंटा गया, तो यही नताए जाने थे कि वहां पर रातों रात अदालतें लगाई गई,
जेल के अंदर अदालतें लगाई गई, किसी वकील को नहीं जाने दिया गया, किसी को बहस नहीं करने दी गई, किसी को जिरा नहीं करने दी गई, और रात 3-3 बजे तक अदालतें लगाकर वहां पर इंसाफ का कत्ल किया गया। फिर यही रिजल्ट आने थे। आप अंदाजा कीजिए कि यहाँ पर 200 मुकदमा दर्ज हो चुका है इमरान खान पर 70 साल में, जिनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं था। आज वो दहशतगर्द, गद्दार, करप्ट, और हद तो ये है कि ये इस्लामी मुल्क, हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ जो इस्लाम के नाम पे बना है, वहाँ निकाह के नाम पर यहाँ पर सजा दे दी गई। और बुशरा बीबी जिनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उसकी एक ही वजह है कि इमरान खान टूट नहीं रहा। इमरान खान, ये जो दौलत शाह के चूहे पाकिस्तान में सियासतदान हैं, जिन्होंने 70 साल पाकिस्तान को लूटा है, सूटा है, नोचा है, पाकिस्तान की आवाम को लूट के बाहर की दुनिया में किसी ने सरे महल बना दिए, किसी ने लंदन में जायदादें बना ली, किसी ने पनामा में बना ली, और बुशरा बीबी को सिर्फ और सिर्फ उनको खान साहब को तोड़ने के लिए उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, सजाएं दी जा रही हैं। चले ये अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन हमने तो ये सुना था कि माएं, बहनें, बेटियां सबकी साझी होती हैं, लेकिन आज बदकिस्मती से किसी की माँ, बहन, बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। और खास तौर पे आप ये देखिए कि अभी मेरा तल्लुक चूंकि बहावल नगर से है जी, बहावल नगर में एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का एक छोटा सा एहलकार था, उसके अंदर पुलिस गैर कानूनी तौर पर जब दाखिल हुई तो क्या हुआ, वहां पर मार मार के एक इदारे ने दूसरे इदारे को बहावल नगर अस्पताल में, थाने में तबाह बर्बाद कर दिया। ओ भाई, यहाँ पर तो 1.5 साल से, खास तौर पे 9 महीने के बाद, 6 महीने से 9 मई के बाद हमारे तो किसी के घर की चादर चार दीवारी महफूज नहीं है। हमारी तो माओ, बहनों, बेटियों को उठा लिया गया। हमारे घरों के अंदर किस तरह पुलिस दाखिल हुई। उस वक्त तो रियासत, हम तो कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। उस वक्त रियासत सो रही थी। उस वक्त तो आप पुलिस वाले कहते हैं हमसे एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करवा रही थी। ताकतवर लोग कह रहे थे जाओ जाके इनकी माओ, बहनों, बेटियों को अगवा कर लो। छोड़े, मरीदा किन बहसों में पड़ी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज हम इसीलिए दुनिया के नक्शे पे आलम ये है हमारा, हमारी अदालतें अगर दुनिया के अंदर नीचे से पहले या दूसरे नंबर पर आ रही है माशाल्लाह, ये आपका निजाम इंसाफ है। ये पाकिस्तान अशराफिया का मुल्क है, ये पाकिस्तान चंद खानदानों का मुल्क है, ये मेरा और आपका मुल्क नहीं है। यहाँ पर चेहरे देखकर, पैसा देखकर, शख्सियात देखकर यहाँ पर इंसाफ दिया जाता है। इसलिए क्यों खपी जान रहे हो, बैठ के हम टॉक शोज करते रहते हैं, यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, यहाँ पे आइन है, यहाँ पे कौन सा आइन है, कौन सा कानून है, कौन सी अदालतें हैं, मुझे को बताए ना। पीपल्स पार्टी बड़ी चैंपियन बनती थी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन दिया। आज ये दौलत शाह के चूहे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को लूटा है 76-70 साल, आज जायज तौर पे काबज हुए हुए हैं। आज इनको कुछ अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर हम सब सीटें हार चुके हैं और अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर आप हलफ उठा रहे हैं। कौन सा कानून और आइन है, कौन सी अदालतें हैं, कौन सा निजाम है। इसलिए पंजाबी के अंदर रिदा इस बोल तो कुछ ना फरोल, बस रहेगा नाम अल्लाह का। अल्लाह हक है। फिरौन भी आया था, फिरौन के लिए भी मूसा पैदा हुआ था। यहाँ पर ज़ियाउल हक भी था, मुशर्रफ भी था, यहाँ पर इफ्तिखार चौधरी भी था, लेकिन उनका अंजाम सबने देख लिया। चले, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। इन्हें शौक पूरा करने दें। ठीक है, मैं सहर कामरान साहिबा की तरफ जाऊंगी। सहर कामरान साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? सहर कामरान साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सहर कामरान साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी। कल एक जलसा होता है और हमने देखा कि उसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की। सहर कामरान साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आपकी आवाज ठीक है, ओके। उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि आज हमारे हालात की वजह इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अकली है और पाकिस्तान में सब कुछ है, हम गरीब इस तरह से नहीं है, हमारे पास सब है, हालात भी बेहतर हो सकते हैं।
सदर मुमलिकत का ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो किसकी तरफ लेकिन इशारा कर रहे थे, मैं ये जानना चाहूँगी। और ये जो लोग कम अक्ली में फैसले कर रहे हैं वो कौन है आखिर? देखिए, बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और जिम्मेदारी सब पे आयद होती है। हर वो शख्स जो किसी अथॉरिटी पे है, वो चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारा सिस्टम हो, चाहे हमारे एग्जेक्टिव हो। देखिए, ये उन्होंने बिल्कुल प्रेसिडेंट ज़रदारी ने सही कहा कि हमारी जो मुल्क है इट इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास जो है स्किल लेबर है, हमारे पास जो है फार्मर्स हैं। यानी आप हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आपके लिए जो है एक आपके पास एक फोरसाइट होनी चाहिए। और हमें जो हम करते हैं क्लेम्स, उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है बाबुओं का, कि वो फाइलों पे ही फाइलें चलती रहती हैं और हम हकीकत में उनको होता हुआ नहीं देखते। तो मैं समझती हूँ कि प्रेसिडेंट ज़रदारी ने बिल्कुल सही इशारा किया। आप ये देखेंगे कितने प्रोजेक्ट थे जो कि प्रेसिडेंट ज़रदारी के इनिशिएटिव थे, ठीक है, लेकिन उन पे अमल नहीं हो सका। यानी जब उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए तुर्की की एयरलाइन के साथ रूट शेयरिंग की बात की थी, तो उन्होंने किसी की एयरलाइन के साथ कोई सौदा नहीं किया था। उन्होंने पाकिस्तान के एयरलाइन के लिए रूट्स बढ़ाने की बात की थी, मगर हमारे सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब सी पैक की उन्होंने बुनियाद रखी तो पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी की बुनियाद रखी। मगर देखिए, हम गेम चेंजर तो कर रहे हैं, लेकिन द एंटायर प्रोजेक्ट हैज बीन स्लो डाउन, ठीक है। अब इसी तरीके से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हम सस्ती बिस्ती ले सकते हैं, लेकिन ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी लीडरशिप सोचती है, जो करना चाहती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। तो ही इज राइट, हमें अपने रवैये बदलने होंगे, हमें सिस्टम के अंदर जो हमारी कमी है उसको पूरा करना होगा। तो मैं समझती हूँ कि विद प्रेसिडेंट ज़रदारी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम उनसे सीखें, उनसे समझें। एग्रीकल्चर के ऊपर उनकी एक फोरसाइट है। और देखिए, जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत आई, पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी दी अवाम को। हम जो गंदम इंपोर्ट करते थे एक्सपोर्ट करने लगे, लेकिन आज भी जो है बेहतर रेट है सिंध में गंदम का, लेकिन उसके बाद वो पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं रहती। तो देखिए, ये बहुत जिम्मेदारी है कि अगर लीडरशिप कोई रास्ता तय करती है तो आगे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लेके चले, उनको गोल गोल ना घुमाए। अच्छा, इसमें एक और बात है, अभी आपने ईरान पाकिस्तान वाली पाइपलाइन की भी बात की, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब देखिए, इसमें तो बहुत सारे हमारा मसला ये है कि हमारी इंटरनल लीडरशिप भी जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से भी तो बहुत ज़्यादा मामलात को जो है वो लेके चलती है, जिसमें एक अगर कहा जाए पिछली हुकूमत का शाखसाना ये कि खान साहब ने जिस तरह से सारी बातें बता दी और कह दी, तो उस तरह से अगर अभी भी देखे जाए तो जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट हुई है ख़त्े में ईरान और इजराइल के हवाले से, अमेरिका उसके बाद फिर प्रेशर कर रहा है पाकिस्तान को। और जो हम सुन रहे हैं बात इसी पे कि जी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है इसके ऊपर इसको बंद करें या इसको रोल बैक करें, इस प्रोजेक्ट से दे आर एंग्री, या जिसको कहते हैं ऑफेंड है, वही वाली बात। तो क्या हम इस काबिल हैं, हमारी लीडरशिप इस काबिल है? आपको लगता है कि वो अपने फैसले खुद ले लेती है, यहाँ पे कोई प्रेशर और बर्डन नहीं है हमारे ऊपर? मुझे आप ये बताएं कि जब सलाला चेकपोस्ट पे हमला हुआ था और पाकिस्तान की पार्लियामेंट मजबूती के साथ खड़ी हुई थी, तो अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी थी। ये पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था, जब जो अड्डे दिए हुए थे अमेरिका को डिक्टेटरशिप के दौर में, वो वापस लिए गए। ये पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था जब चाइना के साथ ताल्लुकात को फरोग दिया गया। ये पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है मेंबरशिप के लिए पेशरफ्त की गई और उसकी एक्सेप्टेंस हुई चाइना के अलावा रशिया से भी। ये पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था जब प्रेसिडेंट ज़रदारी ने सालों की जो एक सर्द मैरी थी उसको ख़त्म करके उन्होंने जो है रशिया का दौरा किया। ये पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था जब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद पड़ी। ये पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था जब हमने देखा कि दोबारा जो है वो स्टील मिल को फाल करने के लिए कोशिशें शुरू हुई। तो बात यह है कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिटरमिन्ड हो, अगर पार्लियामेंट मजबूत हो, तो पॉलिसीज आगे चलती हैं। देखिए, वो जो बुनियाद लेके या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, देखिए जब आप बुनियाद रख देते हैं किसी भी चीज़ की, तो आगे फिर दूसरी हुकूमतों पर होता है उनको आगे लेके चले। हमारे यहाँ शुरू हो जाता है नाम बदल दो,
ओनरशिप बदल दो, दोबारा इफ्तिताह कर दो। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर्स क्या बाकी मुल्कों पे नहीं होते? मुझे आप बताएं कि ईरान के ऊपर अगर सैंक्शंस हैं तो क्या बाकी ममालिक उनके साथ तिजारत नहीं कर रहे हैं? तो बात यह है कि आपको अपना पोटेंशियल देखना चाहिए, अपनी अहमियत जो है उसको उजागर करना चाहिए। पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है जिसको हमने तस्लीम करवाया और इसीलिए पाकिस्तान फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रुकन बना। लेकिन जब ये पॉलिसी डाइवर्जन होते हैं तो ये आपको इंटरनेशनली भी कमजोर करते हैं और आपको नेशनली भी कमजोर करते हैं, डोमेस्टिकली भी कमजोर करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और भी चीज़ मुझे बताइएगा। एक तरफ तो ये ओवरऑल मामलात हैं, अभी आज हम देख रहे हैं कि एक वफ्द भी आया है सऊदीया का और इस हवाले से भी जो है डेवलपमेंट हो रही है, ख़ास तौर पे कि जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी बहुत फोकस है गवर्नमेंट का इस वक्त। लेकिन साथ ही साथ जो इंटरनल मामलात हैं, यानी कि मईशत चलाने के हवाले से, अब पेट्रोल के प्राइसेस हम फिर देख रहे हैं बढ़ाने की बात हो रही है, बिजली के प्राइसेस अब फिर देख रहे हैं। ये ऐसी सूरत हाल में एक जो लोकल लेवल तक, जो एक लोअर क्लास तक जो हुकूमत के मशवरात हैं या सबरात हैं पॉजिटिव इनिशिएटिव्स के, वो कैसे पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कई अरसे से हो रहा है, जिस पे हम लैकिंग्स देखते हैं। प्लस एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी है, यानी कि हम अभी आप शौकत बसरा साहब को सुन रही थी, यकीनन आपने सुना होगा, वहाँ पे केसेस हैं, ये सारे मामलात हैं। ये चीज़ें कैसे रिंगल होंगी, मतलब कैसे एक दूसरे को लेके साथ चला जाएगा ऐसी सूरत हाल में? और अभी आज भी आपने तो ख़ुद पार्लियामान में आप मौजूद थी जब आसफा भुट्टो साहिबा ने हलफ उठाया, तो जिस तरह से फिर वॉकआउट हुआ है, तो अगर यही हालात रहते हैं तो पार्लियामान कैसे चलेगा? देखिए, पहली बात ये कि जो वॉकआउट इसलिए नहीं हुआ था कि उन्होंने हल्फ उठाया था, वॉकआउट इसलिए हुआ था कि जो अपोजिशन है उसकी इमेच्योरिटी इस हद तक बढ़ गई है कि जो एक रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ग्रेस है पार्लियामेंट की, वो उसको अंडरमाइन करना चाह रहे हैं। देखिए, बाकी यकीनन इकोनॉमी दुरुस्त हो सकती है, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। ये तो मैं समझती हूँ कि देखना पड़ेगा कि जो है ये पीटीआई को कि 2014 में आप धरना लेके बैठे थे, आपने पार्लियामेंट से बाहर रहे, तनख्वाहें भी ले ली, फिर धरना लेके बैठे थे, आपने जो है इंटरनेशनल विजिट्स को कैंसिल कराया, आपने मुल्कौमी इदारों पे हमला किया, आपने कहा कि मुल्क हुंडी से पैसा भेजो। ठीक है, आपकी कोशिश ये थी कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, उसके बाद आप हुकूमत में आए, आपने कैसा रवैया अपनाया? देखिए, जो एक पॉलिटिकल स्पेस गेन की थी, प्रेसिडेंट जरदारी ने कॉन्स्टिट्यूशन को द्वारा जो है वो अपनी असली हालत में बहाल किया, पावर्स प्रेसिडेंट की पार्लियामान को दी, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया, एक स्पेस क्रिएट की। उन्होंने आके पीटीआई की हुकूमत में वो तमाम स्पेस श्रंक कर दी। ठीक है, हर चीज ये सोचती है कि पॉलिटिशियन से बात नहीं करनी, जो कुछ करना है वो किसी और ने इनको वोट दिलाने, किसी और ने इनकी लेजिस्लेशन करानी है, ऑर्डिनेंसेस पे इन्होंने मुल्क चलाना है, इंतकामी सियासत का इन्होंने बदतरीन मुजाहरा किया। ठीक है, एक ऐसी जो है ना, जो एक पॉलिटिकल स्पेस गेन की थी, उसको उन्होंने रुइन कर दिया। फिर अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई थी आपकी जो है नाअहली की वजह से, तो आपको चाहिए था कि पार्लियामेंट में उसका मुकाबला करते। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मिसाल है कि उन्होंने कितनी जो है ग्रेसफुली जो नो कॉन्फिडेंस मूव थी उसका मुजाहरा किया, उसका सामना किया। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से आप एक फर्द की जो है वो नाअहली को पार्लियामान के रुकन था ना, आपने पूरी पार्लियामान की नफी कर दी। दो चलती हुई हुकूमतें, जहाँ आपकी अपनी हुकूमत थी, आधे से ज्यादा पाकिस्तान था, आपने उसको इसलिए डिसॉल्व कर दिया कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए। आप कभी आईएमएफ को खत लिखते हैं, कभी आपकी जो है वो कोई लीक्स आती है कि जी उनको बताएं कि जी वो कर्जा ना दे, तो ये जो है मनफी रवैया है, इसको आप सियासी रवैया नहीं कहते, ये इंसाइटमेंट है, लोगों को प्रोवोक करना, आप 9 मई जैसा वाकया करना। तो ये मैं समझती हूँ कि ये वो बदतरीन वाकयात हैं। और अब भी वो हमने तो बारहा कहा कि आए, बैठे, बात करें, पाकिस्तान को मजीद जो है बहरानों का शिकार ना करें। ये मुल्क है तो हम हैं, मगर किसी से बात भी करना नहीं चाहती। तो मैं समझती हूँ कि याद करें जो है इमरान खान साहब वो तमाम अपने बयानात को कि घर से खाना नहीं आएगा, किसी की बात नहीं होगी, एसी उतरवा दूंगा, बेटियों को, बहनों को जेलों में डलवा दूंगा, वो याद करें सब कुछ कि ईद की नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, डॉक्टर और हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं होंगी। आज देखें, आज तो आपने एक पूरा अपना एक फैसिलिटीज का जाल बिछाया हुआ है।
और आप लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। आपको तो बारहा कह रहे हैं कि भाई आप बैठे पार्लियामान में किरदार अदा करें, मगर आपका किरदार ये है कि आपने सिर्फ बदअमनी पैदा करनी है, पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी। तो ये तो मैं समझती हूँ कि इसको क्या कहेंगे, इसको आप पॉलिटिक्स कहेंगे, मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं कहती। ठीक हो गया है। मैं गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पे जारी है। मैं शौकत बसर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ, सरदार साहब की तरफ भी आ रही हूँ। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ मैंने जाना, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं ज़रा सरदार अब्दुर्रहमान खीतरान साहब की तरफ भी जाऊंगी। मुस्लिम लीग नून का वर्जन भी ज़रूरी है जी। सरदार साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। सरदार साहब, पहली 2-3 चीजें हैं, अब चूंकि टाइम कम है, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहली चीज ये, अभी सऊदी अरब की मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है, जिसको वजीर खारजा जो है सऊदीया के, वो इस वक्त लीड भी कर रहे हैं। रिकॉर्ड एक मंसूबे के हवाले से भी बात हो रही है, जेर गौर है, सरमायाकारी के उमूर जेर गौर आएंगे, काफी सारे मुश्तरका मंसूबों के नए आगाज और नए इम्कानात हैं मंसूबों के हवाले से, कुछ और भी। इस सारी सूरत हाल को हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव वे में जा रही है। दूसरी तरफ लेकिन पेट्रोल आप देख रहे हैं 3 रोज कबल बढ़ा है, आज फिर बढ़ाने की बात सुन रहे हैं, बिजली के हवाले से भी रेट बढ़ाने की बात सुन रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप खुद भी हल्के की सियासत करते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल कि क्या सूरत हाल है एक लोअर तबके की, एक मुतवस्सित तबके की, जो कि सब बहुत परेशान है। तो ये जो मंसूबे और जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके समरात एक निचले लेवल तक कैसे डिलीवर करेंगे, जो अभी तक सो फार नहीं हो सके हैं? जी सरदार साहब। शुक्रिया। ऐसा है कि जैसे कि आप बता रही हैं कि मैं चूंकि गांव में था, रात ही में पहुंचा हूं क्वेटा। सऊदी वफद आया है, मैंने अभी टीवी में देखा है कि सरमायाकारी के सिलसिले में इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए थे सऊदी, और उनकी मुलाकात हुई वलीयत से, तो बहुत पॉजिटिव थी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो देखें, इस गवर्नमेंट को बने हुए अभी जो जी अच्छा, गालिबन सरदार साहब की तरफ कुछ सिग्नल्स का इशू है, जिसकी वजह से जी ड्रॉप अप हो गई है। हम कोशिश करते हैं उनसे दोबारा कनेक्ट करने की और बात करने की। मैं शौकत बसरा साहब की तरफ जाऊंगी। शौकत बसरा साहब, बिलाशुबा ये जो इस वक्त मामलात हैं, कठिन मामलात हैं, मैं समझती हूँ इन चीज़ों को भी, और आपके लिए तकलीफदेह हालात भी हैं इस वक्त, जो हुआ है, जो हो रहा है, जैसे अभी आपने सारी बात की। मगर इसके बावजूद जो इस वक्त अच्छा, सरदार साहब की तरफ, अगर मैं शौकत बसरा साहब आपकी तरफ आती हूँ। सरदार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही जी, है। मैं अभी चाहूंगी इसमें आप डिस्टर्बेंस हो कंटिन्यू रही कर थी। लें जी, अपनी बात कंटिन्यू कर लें, मुझे फिर शौकत साहब की तरफ भी जाना है। जी जी, शुक्रिया। ऐसा है कि मैंने जैसे अर्ज की कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए थे, उम्रा भी अदा किया रमज़ान शरीफ में, और वो सादत हासिल हुई उनको, और फिर उनके वलियत से जो मीटिंग हुई वो बहुत फ्रूटफुल थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसी की कंटिन्यूएशन में जो है ना, अभी आज सऊदी वफद पहुंचा है। तो हमारी इस मुस्लिम लीग की हुकूमत को, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, पीपल पार्टी है, हमें इस तरीके से 2-4 छोटी जमातें हैं, तो इसको जुमा अभी 7 दिन नहीं हुए हैं, मैं इस हद तक कहूँगा। अभी स्टार्ट है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली की कीमतें भी बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं। मैं समझता हूं कि अब चूंकि एक जमहूरी हुकूमत कायम हुई है, और इसके समरात कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह आम आदमी तक पहुंचेंगे, और ये जो महंगाई का भूत है, जिन है, इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे, हमारी हुकूमत की कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी 2 पार्टियां इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, और वो आज पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि वो समझती हैं इन चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ईमानदारी से और मेहनत से दोनों पार्टियां इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, और इंशाअल्लाह कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे कि इसके अच्छे समरात शुरू होंगे। रेकोडेक का भी आपने देखा है कि बहुत ही अच्छा मंसूबा है, उसमें गोल्ड निकलेगा, कॉपर है, और सारा सिलसिला है। तो ये वक्त के साथ साथ बेहतर होंगे, क्योंकि एक पीरियड आया था जिसमें टोटल मैं उसको तो ज्यादा अभी बार बार इतना उस पर
लोगों ने बात की है पाकिस्तान कि में ये तासुर है, ये मैं नहीं कह रही, पाकिस्तान में ये तासुर है, हम देखते लिखने वाले लिखते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, ये तासुर है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी आपने रेकोडेक की भी मिसाल दी, जैसे कहीं भी किसी भी सूबे में किसी भी शहर में जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसके सम्राट सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास तक ही पहुंच पाते हैं। जो एक मुतवस्सित है, गरीब तबका है, जो आम आदमी है, उस तक वो टिकल डाउन इफेक्ट नहीं आता। लोग इसी वजह से परेशान, लोग कह रहे हैं जो अमीर है बस वही अमीर तर होता जा रहा है, गरीबों का बुरा हाल है। आपकी ये परसेप्शन को तो मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। देखें मैं इसकी मिसाल मुख्तसर ये दूंगा कि एक बहुत खूबसूरत गाड़ी में एक अमीर आदमी जा रहा है, उधर से मोटर बाइक पे जिसके ना इंडिकेटर हैं ना शीशे है ना कुछ है, आके वो हिट करेगा तो वो कीमती गाड़ी का नुकसान होगा। तो जितना भी लोग होंगे वो ये नहीं कहेंगे कि जी ये कीमती गाड़ी का नुकसान हुआ है और ये जो है ना ये फटफटी जो थी इस फटफटी वाले का कसूर है। वो कहेंगे जी अमीर आदमी का जो है ना कसूर है, वो नीचे देखता नहीं है और दाएं बाएं देखता नहीं है और जो है ना गरीब मोटरसाइकिल वाले को मार दिया। इसी तरीके से जो भी प्रोजेक्ट शुरू होते हैं आप देखें कि अमीर तो ऑलरेडी अमीर है, उसको तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो अगर वेल ऑफ है तो उसको क्या है कि गंदम का किलो जो है ना 200 रुपए है या 5,000 रुपए है, वो तो इसको ये करता है। तो ये मंसूबे जो भी बनाए जाते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए और गरीब और मजलूम और जितने पिसे हुए लोग हैं उनके लिए बनाए जाते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो, इसमें मुल्क तरक्की करे। और मेजॉरिटी आपकी गुर्बत है। देखें एलिट क्लास कितनी होगी आप उसको उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन आपके 22-24 करोड़ अवाम जो है ना वो सब गुर्बत की लकीर से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये जो भी मंसूबे शुरू किए जाते हैं, हाँ जरूर उसके एलिट क्लास पे भी उसका असर होता है, जरूर होता है, लेकिन उसका ज्यादा फवायद जो है ना गरीब लोगों को पहुंचते हैं। अच्छा, एक और बात भी वाजे कर दें, अभी शौकत बसरा साहब भी साथ हैं, सेंटर कामरान साहब भी साथ हैं, मैं उनका मौक़िफ़ पहले ले चुकी हूँ आपसे। मैं ज़रा शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, आज एक खबर थी जी कि जिस हार के ऊपर सज़ा हुई थी बुशरा बीबी को और ख़ान साहब को, वो अभी भी बुशरा बीबी की तर्जुमान कहती हैं वो हमारे पास है और हमने उसकी कीमत दे के ही जो है वो अदा की। तो आज वही हिसाब किताब है कि अपोजिशन उसी किस्म का गिला करती है कोर्ट से और केसेस से, जिस किस्म का गिला आप लोग करते थे कि जी तनख्वाह पे जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था नवाज शरीफ साहब को पैनामा में, और ये कहते हैं कि इसी तरह से जो है कि कहते हैं यहाँ पर जो हार का मामला है वो हार का मामला ये कि जी हमारे पास था और उसके बावजूद जो है हमें जो है वो सजाएं दे दी इस पे। तो ये जो मामलात हैं सारे, ऐसी सूरत हाल में कल भी इंसाफ के दरवाजे से जो है लोग नाउमीद थे और आज भी ऐसे ही हैं। तो क्या कोई रिफॉर्म्स आएंगे या नहीं आएंगे और ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या अदालतें, क्या इदारे सिर्फ आप लोगों के ही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहेंगे हर दौर में, और आज वो इस पोजीशन में, कल दोबारा फिर किसी की बारी आ जाएगी, तो यही देखते रहेंगे क्या हम? एक तो बात आपने कही, मेरा ख्याल कामरान मुर्तजा साहब की बात की है, वो तशरीफ रखते हैं। शौकत बसरा साहब नहीं, शौकत बसरा और दूसरा आपने कहा कामरान साहब, सहर कामरान साहिबा जी सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी से। अच्छा सॉरी, मैंने कहा शायद कामरान मुर्तजा, क्योंकि जी पुल या बजा फरमा रही हैं कि ये लेग पुलिंग और ये चीजों से हमें निकलना चाहिए। अभी देखें मियाँ साहब को कि जी बेटे से तनख्वाह ली और नहीं ली, उस पे सजा होना और उसको कितने साल वो जो है ना मुल्क से बाहर रहना, उनका सियासत से दूर रहना, ये एक गैप आ जाता है। देखें इसी तरीके से आज अगर कोई इस किस्म की चीज है तो मैं समझता हूं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वो पॉलिटिकली हो रही हैं, अगर वाकई वो हैं जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि हार उनके पास है, तो क्योंकि ये प्रीजुडिस है तो इनको जाके कोर्टों में अपने प्रूफ करना चाहिए। अब हालात जब ठीक हुए, मियाँ साहब तशरीफ ले आए, यहाँ सरेंडर किया, उनके बेटों ने सरेंडर किया, मरियम बीबी ने सरेंडर किया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं अदालतों से उन्हें इंसाफ मिल गया। तो हम समझते हैं कि उनको भी अपना अदालत की मर्सी पे चला जाना चाहिए। अदालतें हमारी अभी तक इस स्टेज पे नहीं है कि हम उन पे उंगली उठा सके। हाँ, हो सकता है कि चंद लोग या मखसूस 1-2-4 आदमी गलत हूं, अदालतों में भी कोई वो ये हम नहीं कह सकते कि जी वो दूध के धुले हुए हैं, सब होते हैं, हर तालाब में एक आध गंदी मछली होती है।
तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एज अ होल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला है, अदालतें अच्छे फैसले कर रही हैं। ठीक है, अदालत आप समझते हैं सबूतों पर अदालतें, जाती है, गवाहियों जी पर जाती है और मटेरियल पर जाती है। ठीक, अदालत तो परसेप्शन पे नहीं जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला है। आप समझते हैं, ठीक है। शौकत बसर साहब आपकी तरफ आगे होंगे। जी शौकत साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज। शौकत बसर साहब, आपने सुनी बात सरदार साहब की भी, वो कहते हैं कि अभी है बोलबाला, चले ये तो बात एक अपनी जगह पॉलिटिकल राइवलरी और जो सारी चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ ये जो माशी फैसले भी हो रहे हैं, क्या ऑपोजिशन उससे भी नाला है, उससे भी मुतमईन नहीं है? आप नहीं समझते कि ये वफ्त आया है आज एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा साइन है, इससे नए प्रोजेक्ट लगेंगे, लोगों को फायदा ही होगा मुल्क में? ये जो चोरों का टोला पाकिस्तान पे मुसल्लत है, इनका सारा पैसा इन्होंने लूट के पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं। जब इनका पैसा बाहर पड़ा है और कौन इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान का इन्वेस्टर जो है वो तो भाग के सारा पैसा बाहर लेके जा रहा है। इसलिए ऐसे ना बैठ के, आप इतनी मासूम नहीं है रिदा, आपको बहुत पता है। और मुझे नहीं पता कि आप इन दोनों को किस तरह संजीदा ले रही हैं, दोनों पार्टियों के नुमाइंदे। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, कसूटा है, चोरियां डाली हैं, डाके डाले हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, और बिल्कुल संजीदा होकर आप उनको जो सवाल भी नहीं करती हैं। और दूसरे बात इंसाफ की, देखिए जिस मुल्क के अंदर जजेस गैर महफूज हों और वो इंसाफ के तलबगार हों, तो आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जिन्होंने अपने इदारे को सरेंडर कर दिया है। वो कहते हैं कि बस मुझे आप एक्सटेंशन दे दो, मुझे 3 साल के लिए आगे बढ़ा दो। तो यहाँ पर कौन सा इंसाफ? लेकिन हजरत अली का कौल है कि कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इसलिए ये जो दोनों पार्टियों वाले हैं, जो दोनों नुमाइंदे आपके सामने बैठे हैं, इनके तमाम MNA MPs जाली, ये जाली हलफ उठाकर यहाँ बैठे हुए हैं। कौन सी असेंबली, कौन से MNA MPs? ये तो लुट्टो और फुट्टो प्रोग्राम है। इनसे पूछें कि ये जीते हुए हैं? अंदाजा करें कि जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया ये समझकर कि यही जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की लूट खसूट के, पाकिस्तान की बर्बादी के, पाकिस्तान के मौशी मसाइल के, और ये आप इस तरह इनसे सवाल कर रही हैं जैसे पहली बार ये हुकूमत में आए हैं। और भाई ये 5वीं छोटी छोटी बारी ले रहे हैं। ये जब PDM चोरों का टोला आज से 16 महीने पहले इनकी हुकूमत पता क्या कहते थे? तो 76 साल हुए पाकिस्तान को आजाद हुए, टोटल 3.5 साल हिस्सा इमरान खान का, बाकी तो 70 साल ये हैं या इनके जो इनको लेकर आए हैं वो पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं। इन बेचारों का क्या अमल दखल है? ये तो अभी आप देखें ना, मेरी बात को ना माने, मुस्लिम लीग नून वाले क्या कह रहे हैं? जावेद लतीफ को ले लें, ख्वाजा लतीफ को ले लें, राना सनाउल्लाह को ले लें। वो कहते हैं भाई हम तो हारे हुए हैं, हम तो हारे हुए हैं, हमें तो पता नहीं किसने जिताया है, किसने मुसल्लत किया है। इसलिए मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतना इस वक्त गैर सियासी हालात हैं, इतना इस्तेकाम नहीं है पाकिस्तान में सियासी तौर पे। जब सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, कोई बंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और फिर ये जो खुद बैठे हैं, जिनको मैं फिर कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट। अच्छा मुझे बताएं, जरदारी साहब का पैसा किधर पड़ा है? खैर ना, जरदारी साहब का पैसा किधर पड़ा है? नवाज शरीफ का पैसा किधर पड़ा है? ये मरियम नवाज जो मैडम चीफ मिनिस्टर है, जो हारी हुई है, खुद हारी हुई, शहबाज शरीफ हारा हुआ, जरदारी साहब हारे हुए, और इनके पैसे कहाँ पड़े हैं? पता नहीं आप क्या प्रोग्राम कर रही हैं और क्या इनसे सवाल कर रही हैं। तो ये सवाल पूछें, आपकी जायदादें किधर है? आपका पैसा किधर है? क्या आप जीते हुए हैं? क्या आप आवाम के नुमाइंदे हैं? तो ये सवाल इनसे करने नहीं बनते। इनसे सिर्फ ये पूछें, इनसे लूटने का तरीका पूछें, मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका पूछें, टीटी लगाने का तरीका पूछें। इनसे ये ना पूछें कि ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, आप आइंदा आप क्या करेंगे। इनसे सवालात वो करें जो बनते हैं। एक तो मुझे अफसोस है अपने मीडिया वालों पे भी, आप इतने मासूम बन के बैठ जाते हैं जैसे आपको किसी इनकी वारदात का पता नहीं है। जी शौकत बसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका टाइम मेरे पास खत्म हो गया। सेंटर स्टार कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरदार अब्दुल रहमान खितरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।